जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा कि किस तरह से आप कनाडा से यूएस मूव कर कर सकते हैं और एक ऐसे इफेक्टिव तरीके से कि आप यहाँ जो है वो सेटल हो सकें यूएस में, वर्सेस ये कि आप आएँ और आपको जो है वो किसी ऐसे वीज़ा पर हों जिस पे आपको अगर जॉब चली जाए तो वीज़ा कैंसिल हो जाए या रेजिडेंसी नहीं मिल सकती एंड स्टफ लाइक दैट। सो बिकॉज अल्टीमेट गोल जो है वो यूएस आके वो ये है कि अगर आपके पास ग्रीन कार्ड हो, बिकॉज वंस यू हैव द ग्रीन कार्ड देन यू कैन लिव हेयर। ग्रीन कार्ड टिपिकली जो है वो 10 साल का होता है एंड वंस यू हैव द ग्रीन कार्ड यू कैन कीप रिन्यूइंग इट एंड देन यू आर परमानेंट रेजिडेंट है। तो फिर आप जॉब कर सकते हैं, आप कुछ और आप जॉब छोड़ भी सकते हैं, आप बिजनेस कर सकते हैं एंड यू कैन चूज टू डू नथिंग एंड जस्ट बी इन यूएस। तो अल्टीमेट गोल होता है ग्रीन कार्ड हासिल करना। तो वो किस तरह से आप हासिल करें, स्पेशली अगर आप जो है वो कनाडा से आ रहे हो, तो इसमें मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सो आई डिस्कस दोस्त। और मुझे इस सब्जेक्ट पे कमांड इसलिए हासिल है क्योंकि मैं खुद जो हूँ वो कनाडा से मूव किया हूँ टू यूएस। और इस पे थोड़ा सा बैकग्राउंड पे पहले बात कर लेते हैं बिफोर टॉकिंग अबाउट के तरीका क्या है। बिकॉज कनाडा में जो है वो इकोनॉमी इज नॉट दैट बिग, राइट? सो द इकोनॉमिक्स आर इज व्हाट ब्रॉट मी टू यूएस। तो लोग मुझसे अमूमन पूछते हैं कि कनाडा से आप यूएस मूव किस लिए किए हैं, और मेरा सिंपल जवाब ये होता है कि आई लव द कंट्री कनाडा, आई लव द सोशल सर्कल देयर। मेरा सोशल सर्कल बहुत अमेजिंग है वहाँ। a lot of friends, a lot of family, because कनाडा है ऐसा कि या ओंटारियो में बिग पॉपुलेशन है, या थोड़ी सी क्यूबेक में है, या प्रॉब्ली जो है वो ब्रिटिश कोलंबिया में। बट जो अमूमन देसीज हैं वो दे प्राइमरीली सेटल इन ओंटारियो। और ओंटारियो में भी जो लिविंग है वो बहुत एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है, बिकॉज कनाडा ने सम हाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, बट उन्हें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं किया कि घर दूर दूर बन सकें या दूर दूर जगहों पे जा सकें लोग। और दूसरा फिर देसी कोशिश ये करते हैं कि वो विद इन देसी रहें, तो वो आपस में ही या नज़दीक रहने की कोशिश करते हैं। उस वजह से जो है प्रॉपर्टी की प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा ज़्यादा हो जाती है। तो यही चैलेंज है। कनाडा का इकोनॉमी छोटी है बट प्रॉपर्टी इतनी महंगी है, और लिविंग स्टैंडर्ड्स या कॉस्ट ऑफ लिविंग भी बहुत ज़्यादा है। तो द मैथ डजंट ऐड अप। यू अर्न लेस, यू पे मोर टैक्सेस एंड द कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ वेरी हाई। और कॉस्ट ऑफ लिविंग में सबसे बड़ा एलिमेंट जो है वो घर का है। घर जो है वो बहुत एक्सपेंसिव है, और घर की एक्सपेंसिव होने की एक वजह मैंने बताई कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो उन्होंने बहुत फैलाया नहीं है। तो अपनी हाउसिंग जो है वो उन्होंने बहुत ज़्यादा, ऑल्दो लैंड उनके पास बहुत है बट उस लैंड पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ। चूँकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना हुआ तो उसमें घर बनाना ज़रा मुश्किल है। और दूसरा ये कि सब लोग जो है वो एक कम्युनिटी में रहना चाहते हैं। देसीज जो है वो देसीज के साथ, इरेनियन इरेनियन के साथ, इटालियन इटालियन के साथ। तो वो वहीं जहाँ पहला जिस बंदे ने घर लिया था प्रॉब्ली उसी के आसपास वो रहना चाहते हैं, और वहीं डेवलपमेंट हो रही है। तो द हाउस प्राइसेस अराउंड दैट एरिया कीप्स राइजिंग अप। एंड सिमिलरली आई वुड वांट टू स्टे क्लोज टू माय कम्युनिटी एज वेल। तो फिर मैं दूर नहीं जाऊंगा, मैं कम्युनिटी के पास रहूंगा। जब कम्युनिटी के पास रहूंगा सो आई पे मोर। सो ये मैं अमूमन अपने दोस्तों से भी कहता हूँ कि यार देयर इज अ सर्टेन प्रीमियम, और देयर इज रादर नॉट सर्टेन, अ वेरी हाई प्रीमियम दैट वी एज देसीज पे टू लिव अराउंड देसीज। एंड यू वांट टू लिव अराउंड पीपल दैट यू नो। और उसकी एक वजह और ये भी है क्योंकि अमूमन मैं कुछ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो ये कहते हैं कि यार हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए अपना सोशल रिलेशनशिप, अपने जो है सोशल ग्रुप। और आई कम्प्लीटली एग्री विद ओके ऑन दैट के हमको जो है वो सिर्फ ये नहीं कि पाकिस्तान में भी देशियों के साथ हैं, फिर मिडल ईस्ट में भी देशियों के साथ हैं, यहाँ भी ये भी देशियों के साथ रहना है तो फिर पाकिस्तान ही में रहते हैं। सो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप, ये उसके लिए आसानी तब होती है जब आप उनके साथ जो हैं स्कूल भी गए हों, उनके साथ जो है आप यूनिवर्सिटी कॉलेज गए हों। तब आपकी मजाक, आपका स्पोर्ट, आपके म्यूज़िक टेस्ट, आपके पोइट्री कल्चर काफ़ी मैच करना शुरू हो जाता है। हमारा मसला ये कि हम जो है वो जिस स्कूल में गए हैं वो देसी स्कूल पाकिस्तान में पले बड़े हैं, तो यहाँ आके भी इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बॉन्ड विद नॉन देसीज। नाउ बहुत से लोग हैं जो कर भी पाते हैं बड़ी आसानी से या रिलेटिवली, बट उसके लिए आपको अपने शौक थोड़े से उन जैसे करने पड़ते हैं, अपनी चॉइसेस, अपनी इंटरेस्ट जो है वो थोड़े से डेवलप करने पड़ते हैं। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि करने चाहिए, आपको करने चाहिए। और मैं अपनी तरफ से भी कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे जो है वो सिर्फ देसी फ्रेंड्स हैं, मेरे नॉन देसी फ्रेंड्स भी हैं। पर व्हेन इट कम्स टू फुल फैमिली गैदरिंग, जब बच्चे भी जहाँ और स्पेशली जब आपने थोड़ा सा अपना कल्चर लेके चलना हो, बिकॉज आपको ईद लेके चलना है, आपको रमज़ान को साथ लेके चलना है, आपको मुहर्रम को लेट्स से साथ लेके चलना है, इन सब को साथ लेके चलने के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि यू फाइंड देसी पीपल, बिकॉज वही वो कल्चर समझते हैं, वही वो कल्चर मेंटेन करते हैं, वही वो लैंग्वेज मेंटेन करते हैं। तो लैंग्वेज के लिए भी सो एट द एंड ऑफ द डे बेशक आप अपने इंटरेस्ट चेंज करें, आप और दोस्ती बनाएं, जो कि मैंने भी किया है। बट देर इज सम मेरिट एंड देर इज सम फन इन बीइंग विद देसीज। तो उस वजह से, सॉरी अब मैं थोड़ी सी डिफरेंट एंगल पे ले जा रहा हूँ। द कॉस्ट ऑफ लिविंग वेरी गोज अप। प्लस उसके अलावा वैसी महंगाई बहुत है, टैक्स बहुत ज़्यादा है, जीएसटी बहुत ज़्यादा है, प्लस जो आप इनकम कमाते हैं उसमें से 40-45% कट जाता है। इनकम लेवल्स भी कम है। मैंने ये इस पे अलग से वीडियो बनाई थी कि अगर आप कंपेयर करें द इनकम दैट यू अर्न फॉर अ पर्टिकुलर रोल इन कैनेडा, जो सैलरी आपको मिलती है, लेट्स से आपको $100,000 मिल रहे हैं, उसी रोल की, उसी कंपनी के, उसी टाइप के, लेट्स से अमेजॉन एग्जांपल ले लें क्योंकि अमेजॉन जो है इंटरनेशनल बिजनेस है उसका।
वही कंपनी यूएस में भी आपको 100,000 देगी, बट 100,000 यूएस डॉलर्स देगी। कनाडा में आपको कैनेडियन डॉलर मिलते हैं। सो 40% का डेल्टा सिर्फ इनकम से आ जाता है। फिर वहाँ टैक्स ज़्यादा है, कनाडा में 40-45% टैक्स पड़ जाता है आपको इवेंचुअली। यहाँ जो है टैक्स डिपेंडिंग ऑन आपकी स्टेट पे है, बट इट कैन गो एज लो एज 25% और इवन स्लाइटली लोअर। तो उस वजह से आप टैक्स कम देते हैं, आप इनकम ज़्यादा कमाते हैं और कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है, बिकॉज हाउसिंग यहाँ सस्ती है रिलेटिवली, और फ्यूल जो है वो सस्ता है, और फ्यूल सस्ता है, जीएसटी कम है, और बाकी चीज़ें भी यहाँ सस्ती हैं। सो इट्स बेटर इकोनॉमिकली। सो इकोनॉमिकली बेटर होने की वजह से बहुत से लोग यहाँ आना चाहते हैं। तो फिर उनका सवाल होता है अच्छा आप यहाँ आए कैसे। अच्छा, आने के लिए जो स्पेशली कनाडा से दो तीन चीज़ें हैं। एक आपके पास टीएन वीज़ा हो सकता है, और एक आपके पास जो है वो H1B हो सकता है। वैसे H1B कैनेडियन के लिए नहीं होता। या एक हो सकता है आपके पास L1 वीज़ा। अब ये मैं बात कर रहा हूँ, आपके पास ग्रीन कार्ड नहीं है, बट आप जो है वो यहाँ मूव करना चाह रहे हैं, और ग्रीन कार्ड के लिए आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं। और एक और चीज़ से ये भी मैं एक और क्वेश्चन भी दे दूँ। मैंने रिसेंटली मेरी कोचिंग कॉल हुई थी, बिकॉज देयर आर पीपल हु बुक कोचिंग कॉल्स विद मी, जहाँ मैं उनको समझाता हूँ कि क्या पाथ लेना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, अपने एक्सपीरियंसेस से बताता हूँ। और वो मुझे बता रहे थे कि उन्होंने किसी एजेंट को ढूंढा हुआ है, वो एजेंट इज दे पे दैट एजेंट हु इज हेल्पिंग देम गेट ग्रीन कार्ड। मैंने कहा इट्स अ फ्रॉड, इट्स अ फ्रॉड, इससे बच के रहें, क्योंकि वो बहुत आपको बात बताएंगे, पैसे आपसे लेते रहेंगे, अनलेस और अनटिल जो है वो कोई ऐसा हो कि आपको काम होने के बाद आपसे पैसे चार्ज करे, तब तो ठीक है। बट एनी वन हुज टेकिंग मनी फ्रॉम यू एंड सेइंग कि आपको ग्रीन कार्ड दिला देगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ग्रीन कार्ड के जो है वो बहुत स्टैंडर्ड तरीके होते हैं, और इसलिए ऐसी चीज़ों में अच्छा ही होता है कि अगर आपको कोई देसी लॉयर मिल भी गया है जो आपको कोई जुगाड़ ढूंढ के दे रहा है, डू गो एंड गेट अ सेकंड ओपिनियन विद अ गोरा लॉयर। थोड़े से पैसे दे दें उनको, लॉयर को आपको 1 घंटे की फ़ी देनी पड़ेगी, प्रॉब्लली $200-300, $200-300 कंसल्टेंसी की दे दें, और बोले मुझे ये बताया जा रहा है, और ये नहीं बताया आपको कितने पैसे ले रहा है जो भी है, बिकॉज द गाय हु इज डूइंग इट फॉर यू will charge you a lot. So just tell them, this is the path I have, this is the guy, there's someone who is helping me out with this path. Do you think it's the right path or not? 99.999% it is a bad path. Don't go for it because it is fraud, और आपको जो है वो पैसे ज़ाया होंगे, आपको चूना लगेगा, तो ये मत कीजिएगा। अच्छा, अब करना क्या है? सो इसको अवॉइड करना है सबसे पहली बात। सो दिस इज व्हाट नॉट टू डू। अब करना है ये है कि आपके पास एक तो H1B वीज़ा की ऑप्शन प्राइमरी कैनेडियंस की बात नहीं होती, पास नहीं होती, बट अगर आपकी कोई और नेशनलिटी है, पाकिस्तानी नेशनलिटी पासपोर्ट भी है आपके पास, तो आप H1B के ऑप्शन कर सकते हैं। बट H1B में मसला ये है कि अगर आपको किसी तरह यहाँ मिल जाएगा, तो पहले तो ये कि कंपनी स्पॉन्सर करेगी, तो कंपनी आपको स्पॉन्सर नहीं करना चाहती, बिकॉज कंपनी जो है वो ये कह रही है कि अगर आपको स्पॉन्सर करेंगे तो कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट पेपर कोटे में आएगा, कोटे में भी जो है इट्स वेरी एक्सपेंसिव। तो कहते हैं यार हम लोकल टैलेंट ही हायर कर लेते हैं। तो अनलेस आप जो है वो या तो कोई बहुत ऐसा टैलेंट है जो कि उनको यहाँ नहीं मिल सकता, या बहुत मुश्किल है मिलना, और बहुत यूनिक टैलेंट है, आपको किसी ऐसी किस्म की सर्जरी करनी आती है जो और किसी को नहीं करनी आती, कोई ऐसा डाटा एनालिटिक्स या एआई का मॉडल बनाना आता है जो कि किसी को नहीं बनाना आता, फाइन। बट अगर आप मुझ जैसे एक एवरेज करियर रखते हैं जिसको जो कॉर्पोरेट फाइनेंस जानता है, तो कॉर्पोरेट फाइनेंस वाले यहाँ बहुत से लोग मिल जाएंगे। दूसरा ये कि या तो आप बहुत सीनियर हो, आप बहुत सीनियर लेवल पर हो, कि आपका जो टैलेंट है वो चाहिए उनको, आपकी जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए। सो बेशक आपके पास स्किल नहीं है कोई पर्टिकुलर, बट आपका जो एक्सपीरियंस है वो उनको चाहिए। सो इस एक्सपीरियंस के लिए दे स्पॉन्सर यू एन H1B वीज़ा। बट उसका मसला ये कि अब आप H1B वीज़ा पे जब यहाँ आ गए हैं, तो अब कल को अगर आपकी उस कंपनी से नाराज़गी हो जाती है, या आपको कंपनी कहती है हम निकाल रहे हैं, या आपकी ज़रूरत नहीं है, तो आप पड़ जाएंगे मुश्किल में, बिकॉज देन यू हैव टू लुक फॉर अनदर कंपनी जो आपको H1B वीज़ा कर स्पॉन्सर करके दे। और अगर आपको दूसरी कंपनी नहीं मिल सकी, तो आपके पास 2 से 3 महीने होते हैं एट बेस्ट, एंड देन यू हैव टू लीव द कंट्री, बिकॉज जब H1B वीज़ा जब आपका कैंसिल हो रहा होता है, उसके बाद यू कांट लिव एनी फर्दर इन द कंट्री एनी मोर, एंड यू हैव टू लीव द कंट्री। सो इट इज़ वेरी डॉन्टिंग। मतलब आप सोचें, आप यहाँ आएँ, आप अपना घर खरीदें, बच्चों को स्कूल में डालें, आपकी जॉब शुरू हुई, और 6 महीने बाद कंपनी कहती है कि हमको आपकी सर्विस की ज़रूरत नहीं है, या आपकी कोई लड़ाई हो जाती है कंपनी से, आपको जो कंपनी में एज एन इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, एंड यू वांट टू लीव, नाउ यू कांट लीव। आई नो सो मैनी पीपल इन माई कंपनी, इन कंपनीज आई वर्क बिफोर, जो कि अपने रोल से बेजार हैं, अपने काम से, अपने बॉस से, अपनी कंपनी से बेजार हैं। दे आर स्लॉगिंग, दे आर हेटिंग देयर वर्क, दे आर नॉट बीइंग ट्रीटेड वेल, बट वो सिर्फ उस कंपनी में इसलिए क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर यार ये कंपनी छोड़ दी तो दूसरा H1B वीज़ा कहाँ से मिलेगा। तो ये चैलेंज। दूसरा जो TN वीज़ा, जो कि सबसे आसान होता है कैनेडियंस के लिए, उसमें किसी को स्पॉन्सर नहीं करना पड़ता, प्राइमरली आप TN वीज़ा खुद अप्लाई कर लेते। अच्छा, TN वीज़ा के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जॉब ऑफर होनी चाहिए। सो अगर कोई कंपनी आपको जॉब ऑफर दे दे, अगर मेरी कंपनी है, मेरी कंपनी जो है वो, अगर आप कैनेडियन है, आपको एक जॉब ऑफर दे दे कि यार ये आपकी जॉब ऑफर है, तो दैट्स इट, देन यू डोंट नीड टू स्पॉन्सर यू। ऑल यू डू इज यू टेक दैट जॉब ऑफर एंड कम टू द इमिग्रेशन, कम फ्लाई इन, और इमिग्रेशन के दौरान ही आप TN वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं।
तो कंपनी अप्लाई नहीं करेगी, आप खुद अप्लाई कर रहे हैं, बट यू नीड अ जॉब ऑफर। ये भी थोड़ा सा मिलना इसलिए कभी कभी मुश्किल हो जाता है। कंपनी ये बोलती है पता नहीं इसको टीएन वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा, श्योरिटी नहीं है, तो हम जॉब ऑफर दें ना दें, इतना हमने इन्वेस्टमेंट कर लिए, इंटरव्यूज़ कर लिए और बाद में ना हो सके एंड ऑल। बट इतना मुश्किल नहीं है, मिल जाता है अगर आप अच्छा टैलेंट, अच्छा रिसोर्स, अच्छा एक्सपीरियंस आपको ले लेंगे। बट चैलेंज वही है, आप यहाँ आए, आप टीएन वीज़ा पर आए, आपने घर ले लिया, आपने बच्चों को यहाँ सेटल कर लिया, स्कूल जा रहे हैं बच्चे, बट आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको जब आपको अगर ये इस जॉब ने आपको निकाल दिया, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर अ टीएन वीज़ा अगेन। सो अगेन यू नीड एन ऑफर फ्रॉम अ कंपनी, देन यू अप्लाई फॉर अ टीएन वीज़ा अगेन, यू कांट जस्ट हॉप जॉब्स। तो उसका फिर ये चैलेंज है कि यार मैं जब तक मेरी जॉब चल रही है तब तक तो ठीक है। अच्छा, और दोनों H1B वीज़ा और जो टीएन, स्पेशली टीएन वीज़ा पे, H1B वीज़ा पे तो फिर थोड़ी सी आपके पास लेवरेज होता है कि आप उसके थ्रू ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर ले। विद टीएन वीज़ा यू आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर ग्रीन कार्ड, आपकी एप्लीकेशन मंजूर ही नहीं होती, और अगर मंजूर भी होगी इट विल बी ट्रीटेड एज एन एप्लीकेशन, जो जैसे आपने किसी बाहर मुल्क से बैठ के अपनी ग्रीन कार्ड की एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया होगा, विच इज़ वेरी डिफरेंट। सो टीएन वीज़ा कंसिडर नहीं होगा। तो आपको ये लगेगा कि यार मैं यूएस आ गया हूँ टीएन वीज़ा लेकर, अब मैं ग्रीन कार्ड अप्लाई कर लेता हूँ, आपको ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा। तो ग्रीन कार्ड नहीं मिलेगा तो आप जॉब चेंज नहीं कर सकते, जॉब स्विच नहीं कर सकते, और कुछ कुछ जगहों पे तो आप फंक्शन भी चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज आपने एक सर्टन फंक्शन बताया होता है कि मैं फाइनेंस में काम कर रहा हूँ, मैं सेल्स में काम कर रहा हूँ, मार्केटिंग में काम कर रहा हूँ, तो आप फंक्शन भी चेंज नहीं कर सकते। और एट टाइम्स इवन विद इन फंक्शन अपने रोल को भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। तो ये स्टक अगेन, यू हैव योर फैमिली है, बच्चे आपके स्कूल जा रहे हैं, आपने घर खरीद लिया नहीं खरीदा जो भी है, बट यू स्टार्टेड योर लाइफ है, एंड नाउ यू कांट चेंज योर जॉब्स। और अगर आपकी जॉब खत्म हो जाती है, जॉब से निकाला जाता है, देन यू आर इन ए बिग लिम्बो, और फिर आप एक और कंपनी को ढूंढ रहे हैं जो आपको ऑफर दे, और फिर वो सोच रही है ऑफर दे ना दे, और फिर टीएन वीज़ा, बट यू कैन नेवर गेट अ ग्रीन कार्ड है। और बाद में फिर आपको ये भी पता है कि जिस तरह से पॉलिटिकल चीज़ें यहाँ चेंज होती रहती हैं, कुछ पता नहीं बाद में जो है वो आप ये होप कर रहे हो कि यार मुझे टीएन पे टीएन वीज़ा मिलता रहेगा, और टीएन वीज़ा जो है वो मिलना खत्म हो जाए, क्योंकि टीएन वीज़ा कैंसिल हो गया और टीएन वीज़ा एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जिनके पास हैं वो हैं, कोई और अप्लाई करेगा तो उसको नहीं मिलेगा। तो अब वो वीज़ा आ जाता है जिसपे मैं आया हूँ, एंड आई हाईली रिकमेंड दैट वीज़ा विच इज़ L1 वीज़ा। इट इज़ L1A वीज़ा, इट इज़ द बेस्ट ऑफ द वीज़ाज टू कम, वर्क वीज़ाज टू कम टू US। और उसकी वजह ये कि L1A वीज़ा जो है वो हाई इंटेंट वीज़ा, ग्रीन कार्ड इंटेंट वीज़ा होता है, विच मीन्स इट इज़ इंटेंडेड टू बी कन्वर्टेड इनटू ग्रीन कार्ड। एसेंशियली व्हाट इट मीन्स इज, जब आपने L1A वीज़ा के लिए अप्लाई किया होता है, तो यू शो योर इंटेंट कि मैं यहाँ काम के लिए तो आ रहा हूँ, बट मैं ग्रीन कार्ड के लिए भी अप्लाई करूँगा। तो ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन जो है बड़ी बड़ी स्मूथ हो जाती है। सो मेरा ग्रीन कार्ड जो है वो 10 महीने में आ गया था। सो आई केम हियर ऑन L1A वीज़ा, आफ्टर 3 मंथ्स आई अप्लाइड फॉर माई ग्रीन कार्ड, 10 महीने में ग्रीन कार्ड आ गया। और मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 6 महीने में ग्रीन कार्ड आ गया। सो ग्रीन कार्ड इज दैट क्विक, बिकॉज जितना भी बैकग्राउंड, बहुत सा बैकग्राउंड चेक, बहुत सा जो पेपर वर्क है वो ऑलरेडी थ्रू L1A वीज़ा यूज़ हो जाता है। तो उसमें जो आपने मेहनत की है, बहुत सारा काम उसमें यूज़ हो जाएगा, बस 2-3 फॉर्म आपने और भरने, और उसके बाद आपका जो है वो ग्रीन कार्ड हो जाएगा। फिर इसमें लोग सवाल करते हैं कि अच्छा आप L1A वीज़े पे आए कैसे। L1A वीज़े पे आने के लिए यू हैव टू टेक ट्रांसफ़र फ्रॉम द कंपनी यू आर करंटली वर्किंग विद, और उस कंपनी के लिए भी आप 1 साल से काम कर रहे हो, 1 साल उस कंपनी के लिए काम कर रहे हो, एंड देन यू कैन आस्क दैट कंपनी टू मूव यू टू US। ओनली देन यू कैन मूव टू US विद एन L1A वीज़ा। तो वो कंपनी जो कनाडा में भी एग्जिस्ट करती है, US में भी एग्जिस्ट करती है उनका ऑफिस, एंड दे वांट टू ब्रिंग यू फ्रॉम कनाडा ऑफिस टू US ऑफिस, बट उस ऑफिस में, आपने कनाडा ऑफिस में उस कंपनी के लिए 1 साल तक काम किया हो या 1 साल से ज़्यादा काम किया। तो मैं जिस कंपनी के साथ काम कर रहा था वहाँ मैंने 4 साल काम कर लिया, 4 से 5 साल काम कर लिया था कनाडा में, एंड देन दे मूव्ड मी टू US ऑन ए L1A वीज़ा, जो कि मैंने आते ही 10 महीने में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर लिया। अच्छा, L1A वीज़ा पे भी वही स्ट्रगल है कि आप जो है नौकरी नहीं छोड़ सकते, आप रोल चेंज नहीं कर सकते, आप फंक्शन चेंज नहीं कर सकते, अगर कंपनी में कोई एंड नो अदर कंपनी विल, यू कांट ट्रांसफर द L1A वीज़ा। तो आपको दूसरी कंपनी में अगर जाना होगा तो L1A तो कैंसिल हो जाएगा, नए सिरे से कोई नया वीज़ा लेना होगा, या H1B या TN। बट अच्छी बात यह है कि मुझे सिर्फ ये स्ट्रेस 6 महीने के लिए बर्दाश्त करना पड़ा, और 6 महीने से 8 महीने के लिए, तो 2 महीने बाद मैंने, 2 से 3 महीने बाद मैंने अप्लाई किया, और 10 महीने, सो कह लें 1 साल के लिए अप्लाई कर बर्दाश्त करना पड़ा, बिकॉज आफ्टर 1 ईयर ऑफ लैंडिंग हेयर आई वॉज एबल टू गेट माई ग्रीन कार्ड। और उसमें भी मुझे 6 महीने पहले ही पता चल गया था कि बस ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन अप्रूव हो गई है, वो आते आते जो है वो 2-3 महीने लग जाता है। सो प्रॉब्ली लेस देन अ ईयर आई न्यू के इफ़ आई वांट टू चेंज जॉब्स, इफ आई वांट टू लीव जॉब्स, आई एम गुड। बट अच्छा ही होता है कि आपके हाथ में ग्रीन कार्ड हो, देन यू मेक सच डिसीजंस। फिर इसमें एक लोग पूछते हैं कि कॉस्ट क्या। अच्छा, मेरी कंपनी ने ही ग्रीन कार्ड अप्लाई करके दिया था, एंड द कंपनी वाज पेइंग द लॉयर समवेयर अराउंड $18,000 फॉर माय एंटायर फैमिली, व्हिच इज़ अ फैमिली ऑफ 4।
बट वो चूंकि कंपनी का लॉयर था तो ही वॉज चार्जिंग, आई एम श्योर ही वॉज चार्जिंग मोर। यही काम मेरे ख्याल से 10,000 से के आसपास हो सकता है फॉर अ फैमिली ऑफ 4, विच इज़ यू कैन गेट योर सेल्फ कन्वर्टेड टू ग्रीन कार्ड। अच्छा, अब इसमें एक सवाल ये आता है कि हम मूव कैसे लें, कंपनी को कैसे बोलें। तो इसमें एक तरीका ये है कि यार या तो आप जो है वो कोई स्टार्ट लुकिंग, सो फाइंड अ कंपनी दैट यू वांट टू वर्क इन कनाडा जिसका ऑफिस भी यूएस में हो। सो ऑलवेज वर्क फॉर अ कंपनी इन कनाडा जिसका ऑफिस यूएस में हो, जो कि इवेंचुअली आपको यूएस भेज दे। एक दूसरा ये कि ऑब्वियसली आपने अपना करियर को अच्छा रखना है, आपने अपनी जो है वो परफॉर्मेंस को अच्छा रखना है, ताकि आप जो ऐसे टैलेंट कंसिडर हो कि यार ये टैलेंट अच्छा है, इसको मूव कर सकते हैं, इसको और ग्रो कर सकते हैं और डेवलप कर सकते हैं। तीसरा ये कि यू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स इन योर कंपनी इन द यूएस ऑफिस, और वहाँ आप देखें और कौन सी जॉब्स एग्जिस्ट करती हैं, कौन सी जॉब्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। स्टार्ट अप्लाइंग फॉर दोज जॉब्स, क्योंकि जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका पहले से एक बैकग्राउंड होगा। तो जो हायरिंग मैनेजर पूछेगा तो उसको पता होगा कि आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं, आपका रेज्यूमे उसी कंपनी का है, एंड मे बी दे कैन जस्ट कनेक्ट विद योर हायरिंग मैनेजर एंड सीक फीडबैक ऑन यू वेरी इजी। अनदर थिंग यू कैन डू इज विच यू शुड डू, और ये आपको सारी चीज़ें मल्टीपल थिंग्स ये सब करनी चाहिए, ये नहीं कि एक चीज़ करें एक ना करें, इज स्टार्ट फाइंडिंग स्पॉन्सर्स इन यूएस जिनसे आप कनेक्ट करें, उनसे बोलें कि मुझे आपका काम पसंद है, मुझे आपकी टीम में आना है, मुझे आपसे काम सीखना है, मुझे आपकी टीम से काम सीखना है, मुझे काम करना है। सो स्टार्ट डेवलपिंग दैट नेटवर्क, दैट कनेक्शन इन विद पीपल, विद सीनियर पीपल इन यूएस, जो कि आपको यूएस में इवेंचुअली खींच सके। और तीसरा ये कि आप अपने मैनेजर से बात करें, उसको लाइन ऑफ साइट दें, उसको बोले आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बट इवेंचुअली आई वांट टू मूव इनटू यूएस बिकॉज ऑफ सम गुड रीजन। मे बी आपकी कुछ फैमिली यूएस में है, मे बी आपको जो है वो करियर ग्रोथ उस तरह से चाहिए जहाँ यूएस ही में वो रोल्स एग्जिस्ट करते हैं जिसमें आपको काम करना है। सो दे शुड हेल्प यू स्टार्ट मूविंग टू यूएस। सो इट्स आइदर यू स्टार्ट लुकिंग फॉर जॉब्स योरसेल्फ, तो ये भी आप कर सकते हैं, आप खुद जॉब ढूंढें, अपने मैनेजर को भी आपने बताया हुआ और 6 महीने बाद अपने मैनेजर के पास आए और बोले ये देखो मैंने जॉब ढूंढी हुई है, मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, या मैंने ये नेटवर्क पहले से बनाया हुआ है, वो बंदा इज रेडी टू टेक मी बिकॉज आपने नेटवर्क बनाया हुआ है, उसी के बंदे के अंडर जॉब आ गई, आपने अपने मैनेजर से भी बात की है। सो यू कनेक्टेड विद द गाय इन यूएस, सीनियर इंडिविजुअल, और आपने उसे नेटवर्क बनाया हुआ है और उसे बताया हुआ है कि मुझे यूएस आना है, मुझे सीखना है, मुझे तुम्हारी टीम में आना है। उसी की टीम में एक जॉब आ जाती है जो आप सर्च कर रहे हैं, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया, एंड देन यू गो टू योर मैनेजर एंड आस्क फॉर हेल्प, क्योंकि आपने मैनेजर से भी पहले से बात की हुई है कि मुझे जो है मूव करना है। अब ये तीनों चीज़ें कंबाइन होकर विल बी एबल टू टेक यू टू यूएस, और फिर आप यूएस में L1A वीज़ा भी मूव करेंगे जिससे आप ग्रीन कार्ड इवेंचुअली कन्वर्ट कर सकते हैं। सो होपफुली गाइस दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। अगर इसमें आपको और क्वेश्चंस हो, मैंने कुछ चीज़ें मिस कर दी हो, डिटेल्स ना दी हो, प्लीज ड्रॉप मी इन द कमेंट्स एंड आई ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक एज वेल। बेस्ट ऑफ लक।